ये इलाका सुरजापुरी इलाका है और सुरजापुरी के बच्चे एक सुरजापुरी सर्टिफिकेट बनाने अगर ब्लॉक में जाते हैं तो उनका सुरजापुरी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यह कह दिया जाता है कि अपने बाप दादाओं का जो है खतियान लेके रहो। पुराने ज़माने में हमारे जो भी बाप दादा आए थे सारे लोग अपने खतियान में, कोई सोचता था कि शेख लिखाना बहुत गर्व की बात है, विषय गर्व का विषय समझते थे, तो लगभग लोग शेख ही लिखाते थे। तो इसका क्या वजह है कि हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे बिहार की और ख़ास तौर पर सीमांचल की पुरुष कैसे वोट करेंगे? पुरुष तो दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात इन जगहों पर कमाने गए क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं है। कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। यहाँ से हमारे साथ जो राजद की प्रत्याशी हैं इशरत परवीन जी, वो हमारे साथ हैं। महागठबंधन ने इस बार एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी उतारा है पूरे बिहार में, वो इशरत परवीन जी हैं जो प्राणपुर से चुनाव लड़ रही हैं। 2010 में भी चुनाव लड़ी हैं, 15 में भी लड़ी हैं, 20 में भी लड़ी हैं, लेकिन पहली बार किसी बड़े अलायंस ने महागठबंधन की तरफ से इन्हें टिकट मिला है। इशरत जी, राजनीतिक सफ़र आपकी कैसे शुरू होती है, कैसे सियासत में आई हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया के द्वारा अपनी इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक राजनीतिक सफ़र का सवाल है, मेरी राजनीतिक सफ़र, क्योंकि मेरे पति भी राजनीति में ही थे, जिला परिषद के मेंबर थे और अध्यक्ष रहे जिला परिषद के बोर्ड के। तो मेरी राजनीतिक सफ़र ऐसे पारिवारिक भी राजनीतिक रहा है और मेरा खुद का सफ़र 2005 में स्टार्ट हुआ है और 2006 में मैं पंचायती राज से जिला परिषद की चुनाव लड़ी और पार्षद बनी, जिला परिषद की सदस्य बनी, उसके बाद अध्यक्ष बनी। इस तरह से मेरा राजनीतिक सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और इसी तरह से आगे चलते हुए 10 में मैं चुनाव लड़ी और 700 वोट से हारी। इस तरह से ये मेरा सफ़र अभी तक जारी है। पहला चुनाव में ही सिर्फ आप 716 वोट से हारी और उसके बाद फिर 15 और 20 में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई, उतना करीब नहीं। तो क्या वजह रही? देखिए, दोनों बार सेकेंड ही रही, 10 में भी और 15 में भी। और कामयाबी का जहाँ तक सवाल है तो वो तो पब्लिक तय करती है ना, जनता तय करती है। जनता ही माँ बाप है और उस टाइम वोटों के डिवीज़न की वजह से भी बहुत सारे फैक्टर्स चुनाव में, अलग समय में, अलग अलग सालों में तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसे कोई ये वजह नहीं है। बिहार में मुस्लिम महिलाओं को पार्टियां बहुत कम टिकट दे रही हैं, महागठबंधन से आप अकेले हैं, एनडीए से भी एक ही हैं। क्यों आपको लगता है कि ऐसा कम, मतलब क्यों मुस्लिम महिलाओं को टिकट मिल रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट कम मिलता है। मुस्लिम महिलाओं में महिलाएं खासतौर पे सक्रिय राजनीति में कम आती हैं, जो वजह है सक्रिय राजनीति में वो कम ही आती हैं। हाँ नहीं, अभी पहले के बनिस्बत अभी पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारी महिलाएं जो क्षमता जिनके अंदर, जो काबिलियत रखती है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो आ रही हैं सामने और राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। और जहाँ तक टिकट का सवाल है तो जो राष्ट्रीय जनता दल ने तो हमेशा से महिलाओं को जगह देने का काम किया है। आपने देखा कि जिला अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय जनता दल की मेन विंग की जिला अध्यक्ष, बिहार में हम लोग 3 महिलाएं अभी भी हैं। मैं खुद अभी जिला अध्यक्ष हूँ जी, मेन विंग की जिला अध्यक्ष हूँ। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा महिलाओं को आगे करने का काम किया है और 35% आरक्षण राबड़ी जी के समय में लागू हुआ, उसको आगे बढ़ाने का काम दूसरे लोगों ने किया, लेकिन रास्ता तो राबड़ी जी ने और लालू के शासन में ही ना हुआ है। तो हमेशा से महिलाओं को अवसर देने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग, और उनको आगे लाने, जिसमें काबिलियत है वो आगे लाने का काम करती है। और मुझे राष्ट्रीय जनता दल से, इतनी बड़ी पार्टी से, महागठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया, इसके लिए मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी शुक्रिया अदा करती हूँ अपने महागठबंधन के नेताओं से, ख़ास तौर पे तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, कि वो हमेशा से अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, SC ST जो दबे कुचले वर्ग हैं
उनको आगे लाने का काम हमेशा, यही तो समाजवाद का असली स्तंभ है, और इसको ही उन्होंने हमेशा से बढ़ाया और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उस वजह से भागीदारी बढ़ी है, लेकिन जो विधानसभा या लोकसभा लेवल पे आपको क्या लगता है उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है जो भागीदारी और बढ़ेगी? देखिए, अभी एनडीए की सरकार 20 सालों से बिहार में है। भाजपा और एनडीए अलायंस की सरकार केंद्र में भी 11-12 सालों से, मतलब तीसरा टर्म उनका स्टार्ट हुआ है। अगर वो सही माने में महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं तो आरक्षण लोकसभा विधानसभा में लागू करना चाहिए महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण 50% नहीं करे, चलिए ठीक है, लेकिन अभी हर जाति वर्गों को की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 33% आरक्षण जो लोकसभा में लंबित है उसको तो पास कर करके उसको आगे बढ़ाने एक आयाम, एक लकीर खींचने की ज़रूरत है जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके, जो नहीं हो रहा है। जो भाजपा के द्वारा कथनी अलग है और करनी अलग है, वो वही करते हैं। महिलाओं तक पहुंचने में, आपकी अपनी बात पहुंचाने में आपको कितनी आसानी होती है, या इन जनरल फिर पुरुष समाज को अपनी बात समझाने में क्या आपको किसी तरह की मुश्किल आनी पड़ती है? कभी भी नहीं, ना महिलाओं को ना पुरुषों को। अभी इतनी अवेयरनेस पब्लिक में आ गई, हमको लगता है कि आज अब नेता से ज़्यादा सजग पब्लिक है, और पब्लिक इस बात को समझती भी है और उस पर पहल भी करती है कि मतलब उनको ज़्यादा कुछ बताने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ों को वो समझते हैं। और हालात, समाज, हमारा समाज कैसे विकसित हो, समाज में कैसे काम हो, और समाज के किन वर्गों के द्वारा अच्छा काम किया गया, वो किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने में अपनी जो अपना एक जगह और अपना एक जो है हिस्सेदारी दे रहे हैं, वो हर कुछ को महिलाएं भी और पुरुष भी अच्छे से समझ रहे हैं, और इसीलिए वो मौका भी देते हैं। बिहार में खासकर महिलाएं वोट ज़्यादा करती हैं पुरुषों के मुकाबले में, तो आप भी क्या देखती हैं कि आपके लिए भी क्या महिलाएं ज़्यादा बूथ तक आती हैं? क्योंकि आप और यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं वो भी महिलाएं ही हैं, निशा सिंह, तो ऐसे में क्या यहाँ आप लोग को देखने को मिलता है कि महिलाएं ज़्यादा एक्टिवली वोट कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे बिहार की और ख़ास तौर पर सीमांचल की पुरुष कैसे वोट करेंगे? पुरुष तो दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, इन जगहों पर कमाने गए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे भाई बाहर अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए वो बाहर हैं, इसलिए महिलाएं घर में हैं, तो वोट कौन करेगा? महिलाएं ज़्यादा हैं घर में और पुरुष बाहर हैं। तो सबसे पहली तो ये विडम्बना हमारे बिहार के लिए, ये विडम्बना है, और ख़ास तौर पे सीमांचल के लिए कि यहाँ पर जो पलायन है रोज़गार को लेकर के वो बहुत ज़्यादा है, जिसको अभी तक भाजपा की सरकार इस पर कोई पहल नहीं की। गुजरात में फैक्ट्रियाँ लग रही है, गुजरात में सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे कारखाने खुल रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या मिल रहा है बिहार के लोगों को, ये बताइए ना। तो हमारा ये मानना है कि सभी लोगों का वोट का, जहाँ तक महिलाओं का वोट का परसेंटेज का सवाल, निश्चित तौर पर परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पलायन, पुरुष बाहर है, अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए बाहर गए हुए, लेकिन महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हमेशा से हिस्सेदारी देती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज में जो उनकी जिम्मेदारी है, जो ये गाड़ी है, ये 2 पहिए वाली गाड़ी, समाज में पुरुष और महिला दोनों साथ जब तक नहीं चलेगा, ये बैलेंस में हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वो अपनी भागीदारी को समझती भी हैं और करने का भी काम करती हैं। और जहाँ तक पुरुष का सवाल है, जितने हैं वो वोट करते हैं, और जो बाहर है वो कैसे कर सकते हैं वोट, ये ना बताइए। हमारे वोट परसेंटेज में महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा होना ये भी दर्शाता है कि हमारे घरों में पुरुष नहीं है, वो पलायन दूसरे राज्यों में काम काज के लिए बाहर निकले हुए हैं, और काम काज के लिए ही वो जो है घर अपना नहीं आ सकते हैं वोट गिराने के लिए। प्राणपुर के लिए आपका क्या विज़न है? आप क्या वादा कर रही हैं अगर विधायक बनती हैं तो? प्राणपुर के लिए हमेशा विजन, देखिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता का भी एक ही विजन है, मुद्दों की बात करते हैं, लोगों हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की बात करते हैं, हमारे समाज में जो कठिनाई है रोड, पुल, सड़कों के लिए
ये स्वास्थ्य शिक्षा इनकी बातों को करते हैं और इस पर पहल भी करने का काम जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे उन्होंने इस पर पहल भी करने का काम किया और वही हमारा भी मुद्दा है, उनसे अलग नहीं है हम। हमारा मुद्दा है कि यहाँ की लाइफलाइन है बांधों पर सड़क बनना। इस मतलब प्राणपुर विधानसभा में बांधों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम 89-80 साल होने वाले हैं आज़ादी के, फिर भी हमारे जो है हमारे यहाँ अभी भी सड़कों के लिए हमको बोलना पड़ता है। एक अदद पुल के लिए आप पता है रोहिया में जो उस 5 पंचायत को जोड़ने वाली जो है पुल नहीं है, वहाँ के लोग 30 किलोमीटर घूम करके ब्लॉक मुख्यालय आने का काम करते हैं। तो ये तो लाइफ लाइन है इस इलाके के लिए, उसको बनाने के लिए विज़न हमारा ये है कि बांधों का पक्कीकरण हो और जो पुल की समस्या है इस इलाके में वो बंधे। और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य में जो गरीब लोग, आप इस बात को मानते हैं ना, जो गरीब हैं वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, वही सदर अस्पताल जाते हैं, वही मेडिकल कॉलेज जाते हैं। जो सक्षम लोग होते हैं तो वो प्राइवेट्स में इलाज कराते हैं, लेकिन आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए ना, वहाँ पर अगर कोई गरीब आदमी, कोई गरीब बच्चा, गरीब पेशेंट चला जाए तो उसको तुरंत रेफ़र करके सदर अस्पताल भेज देता है। आज सदर अस्पताल में जब जाता है तो वहाँ से रेफ़र हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज। तो ये रेफ़र पे रेफ़र कब तक होता रहेगा? हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। इसके लिए महागठबंधन के नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, निश्चित तौर पर जो उन्होंने घोषणाएं की है कि गरीबों की सरकार, जो गरीबों की समस्याओं का हल करने के लिए जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको लेकर साथ चलेगी और उसको हल कर करके समाज के लोगों को रिटर्न करने का काम करेगी ताकि समाज के लोगों को राहत हो सके। ये हमारे मुद्दे हैं। एक अदद डिग्री कॉलेज नहीं है, आप इस प्राणपुर विधानसभा में कहीं भी आप देख लीजिए, एक अदद ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। आखिर ये इन विषयों पर कौन बात रखेगा? और ख़ास तौर पर ये इलाका सुरजापुरी इलाका है और सुरजापुरी के बच्चे एक सुरजापुरी सर्टिफिकेट बनाने अगर ब्लॉक में जाते हैं तो उनका सुरजापुरी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यह कह दिया जाता है कि अपने बाप दादाओं का जो है खतियान लेके रहो। ये खतियान के भरोसे हमें आरक्षण नहीं मिला है। हमारे आरक्षण को के लिए कौन लड़ने का काम करेगा? कौन आवाज़ उठाने का काम करेगा? हम लोग उठाएंगे नहीं, लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे और अपने बच्चों को अपना हक दिला के रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हमारी भाषा के आधार पर हमें आरक्षण मिला है, ना कि हम जाति के आधार पर। हमारी सुरजापुरी कोई जाति नहीं, जाति सभी शेख हैं, लेकिन हमारी जो रहन सहन खान पीन उसके अनुसार हमें जो है आरक्षण मिला हुआ है। और OBC भी जो है हम लोग को जो है नहीं मिल रहा है, जबकि इसी कैटेगरी में कुल्हैया भी आते हैं जिनको अत्यंत पिछड़ी का EBC मिला हुआ है। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हक की जो लड़ाई है कौन लड़ेगा? महागठबंधन निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार बनती है, इशरत परवीन अगर विधायक बनती है, इस बात को पत्थर की लकीर की तरह समझिए कि अपने बच्चों के हक के लिए लड़ने का काम करेगी। और भाषा के आधार पर जो गजट में दिया हुआ है कि उनको आरक्षण को मिले, लेकिन गजट में ये दर्शाया गया शेख सैयद मुगल पठान, जहाँ पर लिखा हुआ है, अरे सारे जो पुराने ज़माने में हमारे जो भी बाप दादा आए थे, सारे लोग अपने खतियान में, कोई सोचता था कि शेख लिखाना बहुत गर्व की बात है, विषय गर्व का विषय समझते थे, तो लगभग लोग शेख ही लिखाते थे। तो इसका क्या वजह है कि हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे? ये नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति जो सरकार की, ये नहीं चलेगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस पर पहल करने का काम करेंगे और हमारे बच्चों को जो आरक्षण मिला है उनको हक को देने का काम करेंगे और हम लोग छीन करके ले करके आएंगे और अपने बच्चों को अपना हक देने का काम करेंगे।